हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर फिजिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और 10th क्लास का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। आई होप आप सभी ने अच्छे मार्क्स से 10th क्लास में पास किया होगा। अब टाइम आ गया है क्लास 11th का। क्लास 11th की फिजिक्स मैं कवर करूंगा आपकी, और क्लास 11th में आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, बिकॉज जब बच्चे 11th क्लास में आते हैं तो 10th का लेवल और 11th के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एकदम ड्रास्टिक चेंज आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, आपको एक हाई लेवल की अब स्टडीज करनी होगी। तो इस सीरीज में मैं आपको 11th क्लास की फिजिक्स को कवर करने वाला हूं। आपको मैं डेरिवेशंस, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स हर एक चीज़ यहाँ पर कराने वाला हूं। मेरे बारे में कुछ मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम पवन यादव है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरी हॉबी है टीचिंग। इसलिए मैं लास्ट 10 ईयर से फिजिक्स या साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ 11th, 12th और नीट एग्ज़ाम, IIT JEE एग्ज़ाम के लिए। क्लास 11th के आपके सिलेबस में टोटल आपको 15 चैप्टर्स मिलेंगे, जो कि दो पार्ट में, दो बुक्स में डिवाइडेड हैं। बुक 1 में 8 चैप्टर्स हैं और बुक 2 में आपके 7 चैप्टर्स हैं। बुक 1 के चैप्टर्स जो जनरली हैं वो बेसिक नेचर के हैं। ज़्यादातर आपको जो बेसिक फिजिक्स पढ़नी है, जो जनरली सारे लॉज हैं आपके, वो आपको बुक 1 में पढ़ने हैं, और बुक 2 में फिर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं। बुक 1 में आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, चैप्टर 2 है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, एंड चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन वही है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, अब हायर लेवल का आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बुक 2 में आपको चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर 14 ऑसिलेशंस एंड चैप्टर 15 वेव्स। तो ये सभी चैप्टर्स आपके लिए बुक 2 के लगभग नए चैप्टर्स हैं, ऐसा कुछ आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, और ये सभी चैप्टर्स आप ऑलरेडी 9th क्लास में थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ चुके हो। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर आपको कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि कैसे कैसे आपके 11th क्लास के जो 70 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होता है, कैसे कैसे डिवाइडेड लगभग यही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हर साल हो जाता है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट भी खाली उसमें एक ही चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर, वो 3 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट, उसमें से 2 या 3 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट आपका यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स। यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के अंदर आपके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। ये दोनों मिला के काइनेमेटिक्स बनता है यूनिट 2, जिसमें से आपका आप देख रहे हैं 10 मार्क्स का इसमें से आता है। तो क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बेसिक चीजें आपको इसमें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ी हायर लेवल की पढ़नी है, तो ये आपका 10 मार्क्स इसमें कवर होंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसमें भी आपके 10 मार्क्स कवर होंगे। ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये आपके आगे भी हर जगह ये आपके यूज होंगे, इवन आपके 12th क्लास में भी ये यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर यूनिट। इसमें आपका एक चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर का, जो 6 मार्क्स का है। और नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, जिसमें आपको रोटेशनल मोशन और ये सब पढ़ना है, 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन चैप्टर, काफी इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का करता है ये। और इसके बाद जो यूनिट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी आपका इसी में कवर हो जाएगा। ये 3, 9, 10, 11 चैप्टर्स आपके ये इस यूनिट में कवर हो जाएंगे, जिसमें से आप देख रहे हैं 10 मार्क्स का इसमें आपका एग्जाम में आता है। नेक्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, 5 मार्क्स कवर करता है। और उसके बाद है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही चैप्टर है, जिसमें आपको गैसेस के बारे में पढ़ना है, ये 5 मार्क्स का है। और लास्ट यूनिट है ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये दोनों मिला के आपका 10 मार्क्स का कवर करता है। तो ये आपका इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जहां ज्यादा मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं मैंने बोल्ड कर रखा है, आप देख सकते हैं काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर एंड ऑसिलेशन वेव्स, ये 4 यूनिट मिला के आपके 70 में से 40 मार्क्स कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको कैसे पढ़ना होगा, कौन कौन सी बुक्स आपको रीड करनी होंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। जो बेसिक बुक्स आपको पढ़नी होंगी वो आप कोई भी रिफ्रेशर बुक ले सकते हैं, अरिहंत की, प्रदीप की, या एस एल अरोड़ा, या कोई और जो आपको पसंद है वो आप बुक कोई भी ले सकते हैं, रिफ्रेशर बुक। और रेफरेंस के लिए आपको एनसीईआरटी रखनी पड़ेगी अपने साथ में, और एससी वर्मा सर की बुक अगर आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है,
अगर आप हायर स्टडीज आपको आगे भी फिजिक्स पढ़नी है, नीट का एग्जाम भी देना है या IIT JEE का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए यार अगर अभी से आप कुछ कंसेप्ट SC वर्मा सर की बुक से कुछ पढ़ते रहेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। नहीं तो NCERT तो आपको रखनी ही है। NCERT में से आपको पढ़ना नहीं है, NCERT से आपको बस ये देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, और वही सारी चीजें आपको फिर बाकी रेफरेंस बुक से आपकी रिफ्रेशर बुक से पढ़नी है। रिफ्रेशर बुक आप कोई भी ले सकते हैं, अरिहंत की, प्रदीप की, SL अरोड़ा की, दिनेश की भी आती है, और भी बहुत सारी आती हैं, आपको जो अच्छा लगे आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको डेरिवेशंस, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। कुछ मैं आपको हमारा द क्लियर फिजिक्स के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ नोट्स, कुछ टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। सो हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, जो कि है फिजिकल वर्ल्ड। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ओपन योर NCERT चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, आप उसमें खोल लीजिए। चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड से आपका बहुत सारा पार्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मतलब 2021 जो आपका एग्जाम होगा 11th क्लास का, उसमें से बहुत सारा पार्ट डिलीट हो चुका है। जैसे कि जो आप देख रहे हैं ये 1.1 व्हाट इज फिजिक्स, 1.2 स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, 1.3 फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एंड 1.5 नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, ये सभी पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है। अभी आपको जो इसमें से पढ़ना है वो है 1.4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, तो पहले भी जब ये डिलीट नहीं हुआ था तब भी इस चैप्टर से यही एग्जाम में ज़्यादातर आता था, आपका फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, यही आपको पढ़ना होता था क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता था। बाकी चीज़ें आपके एग्जाम में आती भी नहीं थी, तो अब तो आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से ही हटा दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो हम यही पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। लेकिन उससे पहले क्योंकि आपको फिजिक्स पढ़नी है, 2 साल पढ़नी है, आगे भी हो सकता है पढ़नी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है, डेफिनेशन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, नेचर और उसके जो लॉज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी स्टडी को फिजिक्स का नाम दिया गया है। अब नेचर के क्या सिद्धांत है, नेचर को कैसे स्टडी करते हैं हम, क्या क्या है नेचर के अंदर, तो आपको खुद पता होगा नेचर के अंदर क्या आता है। हम देखते हैं डेली सनराइज होता है, सनसेट होता है, हवाएं चलती हैं, पानी है नेचर के अंदर। ओके, ये सभी चीज़ नेचर कहलाती हैं। प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, सन है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये सभी चीज़ें जो हैं, हवाओं का चलना, ये सभी चीज़ें क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। तो इन सभी को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये किसी ना किसी फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न होते हैं। तो वही सब हमको पढ़ना है, वही लॉज हमको पढ़ने हैं कि कौन कौन से लॉज हैं जिससे क्या क्या गवर्न होता है। ओके, सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम अपने दोनों हैंड्स को रब करते हैं तो क्या होगा, आपको थोड़ी सी हीट महसूस होती है अपने हैंड्स के अंदर। ऐसा क्यों होता है, हाथ क्यों गर्म महसूस होते हैं, ये भी फिजिक्स है। आपने छोटे में कॉम को अपने हेयर पे रब करके या स्केल को रब करके, प्लास्टिक के स्केल को हेयर्स पे रब करके, और छोटे छोटे पेपर के पीसेस को आपने देखा होगा वो उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, ये भी फिजिक्स है। तो ये भी आपको पढ़ना होगा, ये आपको 12th क्लास में पढ़ना होगा। तो ऐसे ही जो आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं उनके पीछे कोई ना कोई फिजिक्स लगी होती है। वही सब चीज़ें आपके नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो वही आपको यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ना होता है। अब फिजिक्स क्या है, एक साइंस की एक ब्रांच है। तो आपने सुना होगा एक साइंस वर्ड होता है जिसमें आपकी फिजिक्स एक ब्रांच आ जाती है, और एक वर्ड होता है टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को मिला के हम कभी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? तो साइंस क्या है, साइंस जो मैंने आपको बताया, फिजिक्स जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना, बस हम स्टडी कर रहे हैं उन चीज़ों को, कौन कौन से लॉज हैं। अगर हम उनको खाली स्टडी कर रहे हैं तो वो फिजिक्स है, वो साइंस है। और अगर हम उसको यूज़ करके, उसकी हेल्प से कोई ऐसा नया इन्वेंशन कर दे, कोई मशीन बना दे जिससे आपका कुछ काम ईजी हो जाए, ओके, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टेक्नोलॉजी। जैसे कि सिंपल सी चीज़ अगर हम देखते हैं, हमको पता है कि अगर मैं किसी टम्बलर के अंदर पानी को लेता हूँ, वाटर को लेता हूँ, उसको गर्म करता हूँ तो उसमें से स्टीम बनेगी। यहाँ पर स्टीम बनेगी, जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अगर मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया तो क्या होगा, अंदर स्टीम जनरेट होती रहेगी यहाँ पर, और प्रेशर बिल्डअप होगा, धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता रहेगा यहाँ पर। तो ये क्या है, ये फिजिक्स है, ये साइंस है, जो आपको पता है कि ऐसा होगा। लेकिन इसको यूज करके अगर आप कोई ऐसा इन्वेंशन करें जिससे आपका काम ईजी हो जाए, कोई ऐसी मशीन बनाए जिससे ह्यूमन का काम ईजी हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टेक्नोलॉजी। जैसे कि इस चीज को आपने कहाँ यूज किया, इसको हमने यूज किया स्टीम इंजन को बनाने में, जो आपका पहले ट्रेन्स वगैरह में यूज होता था स्टीम इंजन।
अभी भी बहुत जगह यूज होता है। तो स्टीम इंजन क्या है, वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपने क्या यूज किया है, आपने ये वाली साइंस, ये वाली स्टडी को यूज किया है कि अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा और प्रेशर बिल्डअप होगा अगर हमने ऊपर से इसको कवर कर दिया है तो। ओके, तो ऐसे ही डिफरेंस होता है आपका। जैसे कि आपने वेव्स पढ़ी होंगी, वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब ये वेव क्या है, ये एक साइंस का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन इस वेव्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन पे हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम रेडियो सुनते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये हम वेव्स की हेल्प से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, ये साइंस है और ये टेक्नोलॉजी है। तो देख रहे हैं आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा साथ साथ चलेंगे, साइंस की हेल्प से ही टेक्नोलॉजी आप बना पा रहे हैं। ओके, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस हो गया। फिजिक्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने 1.4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पर, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आपको फंडामेंटल फोर्सेस में क्या क्या मिलता है, फंडामेंटल फोर्सेस आपको 4 तरीके की फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के अंदर देखने को मिलती हैं, जो कि कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 वीक न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड नंबर 4 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या सिंपली न्यूक्लियर फोर्स भी उसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये 4 तरीके की आपको फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के अंदर देखने को मिलती हैं। इन फंडामेंटल फोर्सेस का आपको क्या क्या पढ़ना है, ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको इनकी, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन सी कब फोर्स कहाँ पर अप्लाई होती है, किसके बीच में अप्लाई होती है, और आपको पढ़ना है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सी फोर्स स्ट्रांग है, कौन सी फोर्स वीक है। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि इन सभी फोर्सेस का बीच का रेशियो कितना है, कौन सी फोर्स किससे कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, और कहाँ पर कितनी रेंज में ये अप्लाई होती है, कौन सी फोर्स की रेंज कितनी है। रेंज का मतलब कि 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि इनके बीच में ये फोर्स अप्लाई हो। ओके, तो 1 बाय 1 हम इन फोर्सेस को देखते हैं। नंबर 1 जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और आपको फिर से 11th क्लास में पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स कब अप्लाई होती है, ये अप्लाई होती है 2 मासेस के बीच में। अगर कोई 2 मासेस हैं, अगर ये m1 मास है और ये m2 मास है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, अगर r डिस्टेंस है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच में लगती है वो होती है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स इनके बीच में लगती है, जो कि लॉज किसने दिया है, ये लॉ दिया है आपको न्यूटन ने, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट फोर्स हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि 2 मासेस के बीच में लगती है। और ये फोर्स कैसी होती है, हमेशा ये फोर्स अट्रैक्टिव होती है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट फोर्स हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं नेचर के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, या प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि अर्थ की बात करें तो अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो ये सभी सैटेलाइट्स जो हैं या सभी प्लैनेट्स जो सन के अराउंड या प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं, वो किसकी वजह से कर पाती हैं, किसकी हेल्प से कर पाती हैं, वो कर पाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया जो आपको नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलती है। और ये जो फोर्स है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे वीक फोर्स है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स। आगे हम अभी इनका रेशियो भी देखेंगे। ये सबसे वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स आपकी कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट जो फोर्स है आपकी वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स लगती है जितने भी हमारे सब न्यूक्लियरिक पार्टिकल्स होते हैं, या इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल सकते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे कि बीटा पार्टिकल, ये क्या होते हैं वो आपको 12th क्लास में पढ़ना है कुछ, या मिजॉन्स या न्यूट्रिनो, ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, या इनको आप बोल सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। इनके बीच में सिर्फ ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगती है। ओके, आगे इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे लगती है, जैसे आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी, ओके, उसका फॉर्मूला क्या था, F = G m1m2/r²। ऐसे ही अगर दो बॉडीज के ऊपर कुछ चार्ज है, अगर दो बॉडीज के ऊपर कुछ चार्ज है तो उनके बीच में भी एक फोर्स लगेगी। अब हम मास की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, तो हमने दो बॉडीज ली, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो इनके बीच में भी एक फोर्स लगेगी चार्ज की वजह से, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है, जैसे वहां पर था G, यहाँ पर आ जाएगा K, ये हो जाएगा Q1 Q2/r², ओके। तो वहां पे भी नीचे r² आ रहा था, यहाँ पे भी r² आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला बन गया K Q1 Q2/r²। तो ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स। जैसे वो लो न्यूटन ने दिया था, ऐसे ही ये लो कूलम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कूलम फोर्स। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव थी, लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स है कूलम फोर्स, या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं आप, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है एंड ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस। अगर आपके दोनों चार्जेस सेम है, लाइक चार्जेस हैं, तो रिपल्शन होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा, ओके। ये आपको डिटेल में 12th क्लास में पढ़ना है। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपको ये कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है। नेक्स्ट फोर्स है आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इन सभी की आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कहाँ लगती है, तो ये लगती है आपके न्यूक्लियस के अंदर। आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा, ये आपका एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और साथ में होते हैं न्यूट्रॉन्स, और बाहर क्या होता है, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये स्ट्रक्चर आप सभी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। अब इतना छोटा सा आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर के अप्रोक्सीमेट इसका साइज होता है। अब इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, 10⁻⁻15 मीटर का इसका साइज है, और अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, और सभी प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देखेंगे कि अगर मैंने न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, प्रोटॉन्स रख दिए हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, तो इन सभी के बीच में क्या होना चाहिए, इन सभी के बीच में होना चाहिए रिपल्शन। क्योंकि अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर रिपल्शन होगा तो ये तो बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे एक साथ, ओके। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक और फोर्स, कोई ऐसी फोर्स है जो इन सभी को अट्रैक्ट करके आपस में बांध के रखे हुए हैं, ओके। वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है, ये लगती है न्यूक्लियस के अंदर। किसके बीच में लगती है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा उन सभी के बीच में लगेगी, जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगी, और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगी। कैसी फोर्स होती है, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिपल्शन भी हो रहा होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और ये कैसी है, ये अट्रैक्टिव है। तो इस फोर्स की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब फाइनली आपको क्या मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से सभी जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो साथ में रह पाएंगे, ओके। तो ये आपकी 4 टाइप्स की फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल मिलेगी, टेबल 1.3, और ये टेबल आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसी में से आपका जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं यहाँ पर टेबल। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस गिवन है। यहाँ पर आप अपनी बुक में खोल सकते हैं इसको। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 वीक न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 4 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और नेक्स्ट कॉलम में आपको उनकी स्ट्रेंथ गिवन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, वही चीज जो मैंने आपको बताई, स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो आपको यहाँ पर गिवन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं रेशियो लिखूँ इन सभी का, तो G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, W मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स, E मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड N मतलब न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनका अगर मैं रेशियो लिखूंगा तो क्या आएगा रेशियो, आप देख रहे हैं 10⁻⁻39
रेशियो 10 टू द पावर -13, रेशियो 10 टू द पावर -2 एंड रेशियो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स को मैंने 1 लेट करा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी आपकी 10 टू द पावर -39 टाइम्स हो जाएगी उसका। ओके, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -39 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इन सभी को 10 टू द पावर -39 से डिवाइड कर देता हूं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा G रेशियो W रेशियो E रेशियो N, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये अगर आप 10 टू द पावर -39 से सभी को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर आपका 26, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 37, और ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 39। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये भी रेशियो है, लेकिन इसको हम अपोजिट फॉर्म में अब लिख रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, या हम क्या बोल सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 26 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ओके, तो आप देख रहे हैं वीकेस्ट फोर्स कौन सी मिली आपको, 1 वाली मतलब ग्रेविटेशन, और स्ट्रॉन्गेस्ट मिली 10 टू द पावर 39 वाली मतलब न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया है इनका। नेक्स्ट आप टेबल में देखेंगे, नेक्स्ट थर्ड कॉलम में आपको गिवन है रेंज। रेंज का मतलब मैंने बताया था कि दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए तभी, ताकि ये फोर्स अप्लाई हो, कोई भी फोर्स अप्लाई हो, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज कितनी है, इनफाइनाइट। ओके, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर बॉडीज के बीच में होगा तब भी ये फोर्स आपकी अप्लाई होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि सन के बीच में और सभी प्लैनेट्स के बीच में, सन और अर्थ और आपका मून, इन सभी के बीच में फोर्सेस लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो इन सभी बॉडीज के बीच में तो बहुत ही हाई डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर भी ये फोर्स लग रही है। इसका मतलब इसकी रेंज कैसी है, बहुत ही हाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या गिवन है, ऑपरेट्स अमॉन्ग, किसके बीच में ये फोर्स लगती है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी गैलेक्सी में हो, चाहे वो किसी दूसरी गैलेक्सी में हो, किसी दूसरे प्लैनेट पे हो, सभी के अंदर ही दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जो कि हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज आप देखेंगे वेरी शॉर्ट, सब न्यूक्लियर साइज, मतलब न्यूक्लियस के जो साइज होता है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -15 मीटर। इससे भी छोटे साइज में ये फोर्स लगेगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 10 टू द पावर -16 लिखा है अप्रोक्सीमेट। तो इससे भी छोटा साइज, मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है उससे भी छोटा, उतनी रेंज होगी। अगर हमने उससे ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया दो बॉडीज के बीच का, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगी। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज आप देख रहे हैं कैसी है, इनफाइनाइट रेंज है इसकी भी। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज भी इनफाइनाइट है, लेकिन किसके बीच में लगती है, ये ऑपरेट्स अमॉन्ग चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स लगती है। अगर दो बॉडीज के अंदर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तभी ये फोर्स अप्लाई होगी। सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन की फोर्स होगी, और अगर अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव है एक बॉडी पर, दूसरी पर नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगी। ओके, और लास्ट में आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। कैसी है, शॉर्ट रेंज। इसकी रेंज आप देख रहे हैं, शॉर्ट न्यूक्लियर साइज। आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर साइज से भी छोटा था, 10 टू द पावर -15 न्यूक्लियस का साइज होता है, इससे भी छोटा 10 टू द पावर -16 की इसकी रेंज आ रही थी। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी है, न्यूक्लियस के साइज के बराबर है, मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर। ओके, और किसके बीच में लगती है, तो मैंने बताया जितने भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे कि क्या क्या मिलेगा, प्रोटॉन्स मिलेंगे आपको न्यूक्लियस के अंदर और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, तो इन सभी के बीच में ये फोर्स लगेगी। इन दोनों को मिला के, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। और न्यूक्लियॉन्स दो टाइप के होंगे, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, तो मैंने 0 लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो इन सभी के बीच में फोर्स लगेगी, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑपरेट्स अमॉन्ग न्यूक्लियॉन्स
हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके यही हुए। ओके, तो ये सभी मैंने टेबल आपको बता दी। वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगती है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिनो हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, या मीजोन हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, इन सभी के बीच में लगती है। तो ये आपको बस याद करना है, ये इसी टेबल में से ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको इन सभी फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी होंगी। तो सिंपल प्रॉपर्टीज है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आप राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज, नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्स के अंदर हर दो बॉडीज के बीच में दो फोर्स लगती है। नंबर 2, कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा दो बॉडीज के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। नंबर 3, क्या बोल सकते हैं आप कि इसकी रेंज बहुत हाई है, इनफाइनाइट रेंज है इसकी। ओके, नंबर 4 आप बोल सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? कोई भी फोर्स अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करती है तो हम उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो आपने देखा था जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था हमारा न्यूटन्स लॉ से जो आपको मिला था, वो क्या था? F=g m1m2/r²। तो आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर r² आ रहा था। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करती है। ओके, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। और भी कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या बोल सकते हो आप? वीकेस्ट फोर्स है ये नेचर के अंदर, इट इज ए वीकेस्ट फोर्स। तो इतनी ही प्रॉपर्टीज आपको बस याद करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज हमने क्या कर देखी? ये यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्स के अंदर हर दो बॉडीज के बीच में लगती है। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और नंबर 5, ये वीकेस्ट फोर्स है। जितनी भी फोर्सेज हमने देखी उन सभी के अंदर सबसे वीक फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? नंबर 1 हमने देखा कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है एंड रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस, कैसे चार्जेस है। नंबर 2, कूलम्स लॉ से गवर्न होती है। कूलम्स लॉ आपको इस फोर्स के बारे में बताता है। ओके, नंबर 3 क्या बताएंगे आप? नंबर 3 आप बता सकते हैं कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था इसका? F=K⁴ तो यहाँ भी आप देख रहे हैं नीचे r² आ रहा है, इसका मतलब ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और क्या डिफरेंस बता सकते हैं आप इसके अंदर? ये जो फोर्स है आप बोल सकते हैं कि ये 10⁻37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10⁻37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये फोर्स आपको 10⁻37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मिलेगी, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि रेंज के बारे में बता सकते हैं कि इसकी रेंज भी कैसी थी? इनफाइनाइट रेंज थी इसकी। 4th पॉइंट, 5th पॉइंट क्या हो गया? इनफाइनाइट रेंज है इसकी। किसके बीच में लगती है ये? तो ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगती है। और आपने देखा था इस फॉर्मूले, इसका जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पे भी मास नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप क्या बता सकते हैं? कि मास इंडिपेंडेंट है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। ये सभी आप बता सकते हैं। ओके, तो ये सभी प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मैंने आपको बताया कि ये फोर्स कैसी होती है? ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो क्या लिखेंगे आप? नंबर 1 अट्रैक्टिव फोर्स है। नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है।
नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स मिलती है हमको ये। नंबर 3 किसके बीच में लगती है ये? तो ये लगती है सब न्यूक्लियस या न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लगती है। नंबर 4 क्या बोल सकते हैं आप? नंबर 4 आप बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। किससे स्ट्रॉन्गर है? स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से आप सबका कंपैरिजन करके लिख सकते हैं कौन सा किससे ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है वो आप बता सकते हैं। ओके, रेंज आप बता सकते हैं, इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज होगी न्यूक्लियस के साइज के बराबर, मतलब 10⁻⁻15 मीटर की इसकी रेंज होगी। ओके, तो इस टाइप से आप प्रॉपर्टीज इसकी बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपकी फोर्स बची लास्ट, कौन सी फोर्स बची? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में आपको क्या प्रॉपर्टीज लिखनी है? उसमें भी आपको ऐसा ही लिखना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत ही कम है। रेंज कितनी थी इसकी? 10⁻⁻16 मीटर, मतलब लेस देन द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज से भी छोटी इसकी रेंज है। और कैसी फोर्स होती है ये? तो ये भी एक आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। किसके बीच में लगती है? कब लगती है? तो ये लगती है आपके सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि बीटा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल, मीजोन, न्यूट्रिनो, ये सभी क्या होते हैं? अब आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो ये सभी के बीच में ये फोर्स लगती है। ओके, तो ये सभी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स की। इसकी कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़नी है, यही इतना ही काफ़ी है। तो ये मैंने आपको चैप्टर 1 में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया। यही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, इसके बाहर इस चैप्टर से और कुछ नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा आपको एक टेबल और मिलेगी आपकी बुक में, टेबल नंबर 1.2 आई थिंक, टेबल नंबर 1.2 है ये। इसमें आप देख रहे हैं क्या गिवन है? इसमें आपको गिवन है जो मैंने आपको बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच का डिफरेंस, वो यहाँ पर आपको गिवन है। जैसे आप देख रहे हैं कि नंबर 1 आपको यहाँ पर गिवन है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज ये साइंस है, और इससे हमने टेक्नोलॉजी क्या बनाई? स्टीम इंजन बनाया इससे हमने। ओके, न्यूक्लियर फिजन ये क्या है? ये एक साइंस है, फिजिक्स का एक टॉपिक है, ये एक थ्योरी है, और इसको हमने यूज करके क्या बनाया? न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका टेक्नोलॉजी। ओके, डिजिटल लॉजिक, डिजिटल सर्किट को यूज करके हमने क्या बनाया? कंप्यूटर बना दिया। तो ये आपका बन गया एक टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आप इस टेबल को थोड़ा सा देख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का खत्म हुआ यहाँ पर। इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें जो मैंने आपको बताया है उसी में से पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको अगर कोई डाउट है इसमें तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।